हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रूटो के प्रॉब्लम 1.34 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन समझें। अ पर्सन कैरिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ स्टॉप वॉच इज इन अ क्लोज्ड कैरेज स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ द रेलवे। व्हेन द कैरेज स्टार्ट्स मूविंग, द पर्सन सिटिंग विथ हिज फेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन and fixing a load of mass m to the spring balance watches the direction of the deflection of the load and the reading of the balance, marking the instants of time when the reading change with the help of a stopwatch. When the carriage starts moving, the load is deflected during the first time interval 4 seconds towards the observer. ये मैं नोट भी करते जाता हूं क्योंकि काफी लंबा कंप्रिहेंशन दिया हुआ है। फर्स्ट 4 सेकेंड्स में जो लोड है, व्हेन द कैरेज स्टार्ट मूविंग द लोड इज डिफ्लेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम इंटरवल 4 सेकेंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो उस समय ये कैरेज में जो स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव करता है। यहां पर ये बात याद रखें, लिखा हुआ है प्रॉब्लम में कि कैरेज के मोशन की डायरेक्शन में एक ऑब्जर्वर अपना मुंह करके बैठा हुआ है कैरेज में, और उसके सामने एक स्प्रिंग बैलेंस है। तो मोशन के फर्स्ट 4 सेकंड में कुछ इस तरह से कैरेज चल रहा है कि जो स्प्रिंग बैलेंस है, जो मास अटैच है स्प्रिंग में, वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, और जो रीडिंग आ रहा है बैलेंस में वो रीडिंग 1.25 mg है। मैं ये नोट कर देता हूं कि m किलो के मास का जो रीडिंग मेजर हो रहा है उस इंस्टेंट पे वो 1.25 mg है। During the next time interval 3 seconds, the load hangs in the vertical position. So next 3 सेकेंड के इंटरवल में जो मास है वो वर्टिकल कंडीशन में हैंग करता है, वर्टिकल, और वेट उसका mg रहता है। ये सभी डाटा जो इसमें गिवन है मैं यहां नोट कर रहा हूं। वेट mg रहता है और वो वेट इस कंडीशन में वर्टिकली हैंग करता है। मैं एक एरो से शो कर दे रहा हूं। नेक्स्ट कंडीशन, then the load is deflected to the left across the carriage and during an interval t3 equal to 25.12 second, the balance again indicates a weight 1.25 mg। तीसरे पार्ट का जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल, वो 25.12 सेकेंड्स है, 25.12 सेकेंड्स। और इस ड्यूरेशन में कैरेज में जो लोड स्प्रिंग के साथ लटका हुआ है वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो यहां मैं नोट कर दे रहा हूं, इस केस में ये टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, और जो वेट मेजर कर रहा है बैलेंस वो 1.25 mg है इस केस में भी। फोर्थ इंटरवल के बारे में सुने। फाइनली ड्यूरिंग द लास्ट टाइम इंटरवल 4 सेकेंड्स, द लोड इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्वर, रीडिंग ऑफ द बैलेंस रिमेन्स द सेम। रीडिंग ऑफ द बैलेंस रिमेन्स द सेम का अर्थ यह है कि चौथे इंटरवल में, जो कि 4 सेकेंड का इंटरवल है, इस केस में जो लोड अटैच्ड है स्प्रिंग से वो डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करता है। और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बोलने पर यहां हमारा मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कैरेज है। जिस डायरेक्शन में कैरेज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बोला जा रहा है। और रीडिंग रिमेन्स अनचेंज्ड कहने का अर्थ है कि ये रीडिंग इससे पहले 25.12 सेकेंड के इंटरवल में जितनी थी ये उतनी ही है। अब आगे सुने। Assuming that the observer suppresses by his hand the oscillations resulting from a change in the direction of deflection and in the reading of the balance, यानी अदर कंडीशंस को स्प्रिंग के ऑसिलेशन से एसोसिएटेड किसी भी प्रोसेस को ये हम मान के इस प्रॉब्लम को करें सॉल्व। ये बोला गया है कि वो सारी प्रॉब्लम्स ऑब्जर्वर ने अपने हाथ के अरेंजमेंट से, अपने हाथ द्वारा लगाए गए फोर्सेस से मैनेज कर ली। तो इस बेस पर, इस पैराग्राफ के बेस पर 2 क्वेश्चन हमने अटैच किए हैं। इसमें हमें 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर हम जो प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस को एक बार अंडरस्टैंड कर लें। ये प्रोसेस में जो 4 स्टेप दिए हैं, जो 4 टाइम इंटरवल दिए हैं, 1 बाय 1 पहले हमें इन इंटरवल में होने वाली प्रोसेस को समझना होगा।
तो ध्यान दें, सबसे पहले 4 सेकेंड में टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और वेट रीड होता है 1.25 mg। इसका अर्थ है कि जो वेट आप महसूस कर रहे हैं, बैलेंस में जो रीडिंग आपको दिख रही है m किलो के वेट की, वो 1.25 m हो जा रही है, यानी उसका वेट आपको 1.25 mg मिल रहा है, जबकि उसका एक्चुअल वेट mg है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेम वेट मिल रहा है, जबकि लास्ट 2 एक्सपेरिमेंट में भी आपको वेट 1.25 mg मिल रहा है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझें कि अगर मान लेते हैं कि ये कैरेज के मोशन का डायरेक्शन है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में जब आपने उस कैरेज में एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को अटैच किया, तो आपने देखा कि इस कैरेज के मोशन से जो वेट लटका हुआ है स्प्रिंग में, वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव करता है। टुवर्ड्स ऑब्जर्वर का अर्थ है कैरेज अगर मैं इस डायरेक्शन से अपने को सिंक्रोनाइज कर लूं तो कंफर्टेबल होगा समझाना। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको इस डायरेक्शन में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है कैरेज, और ये मैं कैरेज की डायरेक्शन में अपना फेस करके बैठा हूं, मुझे ही आप ऑब्जर्वर मान लीजिए। स्प्रिंग के साथ ब्लॉक मेरे सामने अटैच है, और जब ये कैरेज चलना स्टार्ट करता है तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर यानी मेरी तरफ ये ब्लॉक आता है। सो जो डायग्राम क्रिएट होगा इस ब्लॉक का इस स्प्रिंग के साथ, एक बार उस डायग्राम को समझने की कोशिश करें कि आप एक स्प्रिंग में एक ब्लॉक को अटैच किए हुए हैं, और जब कैरेज मूव करने लगता है तो ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर शिफ्ट हो जाता है। यानी ये कंडीशन कुछ इस तरह से मैं बना सकता हूं। यहां पर ध्यान दें कि स्प्रिंग के एक्सपेंशन, कंप्रेशन और अदर कंडीशंस को इग्नोर करने को बोला गया है इस प्रॉब्लम में। सो आप इसे स्प्रिंग के पॉइंट से ना देखें, आप ये एज्यूम कर ले माइंड में कि आप एक स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं। बस स्प्रिंग इसीलिए बोला गया है क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग देता है वो स्प्रिंग कंसेप्ट पे देता है। अब यहां पर इस वेट को थोड़ा सा ऑब्जर्वर की तरफ डिफ्लेक्ट करने के बाद जो पिक्चर बना है वो आपके सामने है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर क्रिएट करूं तो कैसा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा एक बार देखें। इसका वेट mg जो ग्रेविटेशनल डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा mg डाउनवर्ड, और चूंकि आपका स्प्रिंग बैलेंस 1.25 mg का रीडिंग दे रहा है, तो जो फोर्स स्प्रिंग लगा रही है ब्लॉक पे वो 1.25 mg होना चाहिए, और इसका डायरेक्शन स्प्रिंग के ओरिएंटेशन के अलोंग बनाना चाहिए हमें। सो जो नेट फोर्स परफॉर्म कर रहा है इस प्रोसेस में 1.25 mg है। अब अगर मैं इस पूरी प्रॉब्लम को ब्लॉक के फ्रेम से ऑब्जर्व करूं तो आप समझ सकते हैं कि ब्लॉक उस कैरेज पे रखा है जो एक्सेलरेटेड है। यहां पर मैं कैरेज को एक्सेलरेटेड बोल रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये ब्लॉक अपनी वर्टिकल हैंगिंग कंडीशन से बैकवर्ड डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, तो ऐसा केवल कैरेज के एक्सेलरेशन से ही हो पाया होगा। सो अगर मैं ब्लॉक के फ्रेम से इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करूं तो ब्लॉक के फ्रेम से देखने पर चूंकि ब्लॉक एक्सेलरेटेड है तो मुझे उसमें एक स्यूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा देना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह से मास और एक्सेलरेशन ऑफ द कैरेज के प्रोडक्ट के बराबर एक फोर्स अब मुझे इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में बनाना होगा। यहां पर आप ध्यान दें कि जब हम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं तो उस पर न्यूटन लॉ अप्लाई करने के लिए एक स्यूडो फोर्स हम उस बॉडी पर लगाते हैं। ऐसा कोई भी स्यूडो फोर्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एक ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो हमें इस m एक्सेलरेशन ऑफ कैरेज इस टर्म को यहां पर यूज नहीं करना चाहिए। मैं आपको ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर के पॉइंट से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस ब्लॉक के फ्रेम से इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें। अब इस ब्लॉक के फ्रेम से अगर हम देखें तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है और इसके इक्विलिब्रियम के लिए ये 3 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि अगर कैरेज का एक्सेलरेशन AC है और स्यूडो फोर्स की वैल्यू हम MAC अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों फोर्सेस जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल है का रिजल्टेंट इस फोर्स 1.25 mg के
अपोजिट और मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, क्योंकि यही एक स्थिति बन सकती है इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए। यहां पर मैं इक्विलिब्रियम की बात ब्लॉक के फ्रेम से कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। इस ब्लॉक के फ्रेम पे बैठा ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को रेस्ट में देखेगा। सो ब्लॉक पर लगने वाले नेट फोर्स का जो वैल्यू है वो 0 वेक्टर आना चाहिए ब्लॉक के फ्रेम से, और ये तभी हो पाएगा जब इन दोनों का रिजल्टेंट इस 1.25 mg के इक्विवेलेंट आ जाए। सो अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करके इन सभी फोर्सेस को कनेक्ट करूं तो जो इक्वेशन मुझे मिलेगी, एक बार आप उसको ध्यान से देखें, वो इक्वेशन होगी m²g² प्लस m² ac² इक्वल टू 1.25 mg होल स्क्वायर। और अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो एक बार देख लें आप, हम AC की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे इस इक्वेशन से। तो AC² आ जाएगा 1.25 को हम 5/4 लिख लेंगे तो कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा ये। तो 25/16 g², मैंने स्क्वायर भी कर दिया है यहां पर, तो ये 9/16 g² आ गया है। और AC का वैल्यू आ जाएगा 3/4 ग्रेविटी। अब अगर हम ग्रेविटी का वैल्यू 10 कंसीडर करें, सो 10 कंसीडर करने पर यह आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये कैरेज मूव कर रहा है। और जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपका ब्लॉक उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है ऑब्जर्वर की तरफ। अब इतने एक्सेलरेशन से आपका कैरेज चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमको अपने पहले स्टेप में मिल चुकी है। मोशन के फर्स्ट 4 सेकेंड्स, जिसको मैं A से B तक मान रहा हूं, यहां पर एक कैलकुलेशन हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले और कर लेते हैं। हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि A से B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। चूंकि एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो चुका है तो ये इजीली कैलकुलेट किया जा सकेगा। सो आइए सबसे पहले A से B तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर हम अगर सेकंड इक्वेशन यूज करें जो कि S = ut प्लस हाफ at² है, और इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करके आगे बढ़ाएं प्रॉब्लम को, तो क्या वैल्यू निकलेगा डिस्प्लेसमेंट AB का, एक बार देख लेते हैं। यह डिस्प्लेसमेंट AB आ जाएगा S = ut, वो टर्म 0 हो जाएगा, इंटू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर, जो कि 4/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। t का स्क्वायर करना है आपको, और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 7.5 × 8, और ये हो जाएगा 60। सो 60 मीटर का डिस्टेंस होगा ये A से B तक। यहां पर मैं नोट कर रहा हूं इस डिस्टेंस को, यानी A से B तक टोटल 60 मीटर की ट्रेवलिंग तक ये कैरेज एक्सेलरेटेड रहा है। अगले 3 सेकंड तक अगर ये ब्लॉक वर्टिकली हैंग कंडीशन में है और इसका वेट mg ही एक्सपीरियंस कर रही है स्प्रिंग बैलेंस, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगले 3 सेकंड तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा। यहां पर ध्यान दें कि जब कैरेज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो ब्लॉक पर लगने वाले 2 फोर्स mg और स्प्रिंग द्वारा लगाया गया फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ही होंगे, और ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए आपस में बराबर होंगे। सो उस केस में स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स mg के ही इक्वल होगा। सो इस BC जर्नी को आप नेक्स्ट 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माने, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें B पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो एक बार फिर से फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके पहले हम वेलोसिटी एट द पॉइंट B कैलकुलेट कर लेते हैं। बाय फर्स्ट इक्वेशन V = u प्लस एक्सेलरेशन जो कि 7.5 है इंटू t जो कि 4 है। सो B पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू आएगा 7.5 इंटू 4 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। यानी जिस पॉइंट के बाद इस कैरेज ने अपने एक्सेलरेशन को 0 कर लिया, उस पॉइंट पर इस कैरेज की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। सो इस पॉइंट की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड को मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, और 3 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो हम सीधे वेलोसिटी इंटू टाइम अप्लाई कर सकते हैं।
सो ये आ जाएगा 30 इंटू 3, यानी मैं इसे 90 नोट कर रहा हूं। यानी फर्स्ट पार्ट में ट्रेवल डिस्टेंस है 60 और सेकंड पार्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो है 90। मैं इस पॉइंट को सी मान रहा हूं, इसे 90 मीटर लिखना चाहिए। सो ए से बी तक की जर्नी का टोटल लेंथ 60 मीटर है और बी से सी तक की जर्नी का जो लेंथ है वो 90 मीटर है। एक्सपेरिमेंट के तीसरे स्टेप में आप आए, 25.12 सेकेंड तक जब ये कैरेज ट्रेवल करता है थर्ड स्टेप में, तो कैरेज के मूव करने पर उसमें जो ब्लॉक हैंग किया गया है वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ऐसा लिखा हुआ है प्रॉब्लम में कि ब्लॉक लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, ऑब्जर्वर को अपने लेफ्ट में शिफ्ट होता दिखता है। तो डेफिनेटली ये तभी हो सकता है जब कैरेज किसी पॉइंट पर पहुंच करके किसी डायरेक्शन में टर्न होने की कोशिश करे। यहां पर आप ध्यान दें कि अगर कैरेज एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता रहेगा तो इसमें रखे ब्लॉक के शिफ्ट की 3 ही डायरेक्शन होंगी। अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो ये ब्लॉक बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अगर वो रिटार्डेड मोशन करेगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में हैंग कंडीशन में ही मूव करेगा। ऐसा क्यों होगा आप समझते हैं कि जब आप इस कैरेज को रिटार्ड करेंगे तो उस कंडीशन में इनर्शिया के कारण ब्लॉक अगले इंस्टेंट में कैरेज के डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यानी वो अपनी पिछली वेलोसिटी के बेस पे थोड़ा ज्यादा चल जाएगा और कैरेज कम चल पाएगा। ये वही कंडीशन है जो तब अराइज होती है जब हम किसी मेट्रो में खड़े रहते हैं और मेट्रो किसी स्टेशन पर पहुंचकर स्टॉप होती है, तो आपने देखा होगा हम आगे को शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये इनर्शिया के कारण ही होता है। हमारी बॉडी पुरानी वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली ट्रेवल कर रही है और रिटार्ड होने के कारण ट्रेन ने अपनी स्पीड को कम कर लिया है। हमारे पैर ट्रेन के कांटेक्ट में है, वो धीमे होना चाहते हैं, लेकिन बॉडी, रिमेनिंग बॉडी मोशन करना चाहती है अपनी जस्ट प्रीवियस वेलोसिटी से, और इन दोनों वेलोसिटीज के डिफरेंस के कारण आपका मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। यही केस एक्सेलरेशन में बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो वही एक्सपेरिमेंट हम इस क्वेश्चन में भी देख पा रहे हैं। सो थर्ड स्टेप में अगर कैरेज के मूव करने पर उसमें जो ब्लॉक स्प्रिंग से हैंग किया गया है वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो क्लियरली अब कैरेज ने अपने चलने के पाथ को स्ट्रेट लाइन पाथ से चेंज कर लिया है। अब वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। तो यहां पर एक बात और ध्यान दें कि अगर ये बोला गया है कि कैरेज में उस स्प्रिंग से लटका ब्लॉक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, तो इस बात का क्लियर मतलब यह है कि इस एक्सपेरिमेंट में कैरेज राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। सो तीसरे स्टेप में कैरेज अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी वाले मोशन के स्टेप को कंप्लीट करने के बाद सी पॉइंट पर राइट डायरेक्शन में टर्न हुआ है और उसमें लटका जो ब्लॉक स्प्रिंग से उसमें लटकाया गया है, यही वजह है कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। सो इस एक्सपेरिमेंट में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए। आप जनरली समझें कि जब आपने उस कैरेज को सडनली राइट डायरेक्शन में टर्न किया होगा तो उसमें हैंगिंग जो ब्लॉक स्प्रिंग से हैंग हो रहा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ होगा। यानी अगर आप कैरेज को राइट डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो उसमें हैंगिंग ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और जो पिक्चर बनना चाहिए वो पिक्चर कुछ इस तरीके से आउट ऑफ बोर्ड बनना चाहिए। अब लेकिन बोर्ड में मैं इस तरीके का पिक्चर तो क्रिएट नहीं कर पाऊंगा जिसमें ये ब्लॉक बोर्ड से बाहर आता दिखाई दे। जब आगे पीछे के मोशन को शो करना था तो हमने कुछ इस तरह से शो किया, और अब हमें जो मोशन शो करना वो फ्रंट और बैक मोशन नहीं, वो कैरेज के मोशन के अलोंग नहीं, वो आउट ऑफ द बोर्ड। तो मैं आउट ऑफ द बोर्ड को आप मान लें कि इस तरह से ही प्रेजेंट कर ले रहा हूं, क्योंकि गिवन है कि इस केस में भी जो रीडिंग बैलेंस ने दिया वो 1.25 mg ही है। तो यह बात क्लियर हो जाती है कि इस कंडीशन में भी इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में लगने वाले फोर्सेस mg और 1.25 mg होंगे, और तीसरा फोर्स जो ब्लॉक के फ्रेम से मुझे इसमें लगाना होगा वो स्यूडो फोर्स होगा, जो कि ब्लॉक के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में
बॉडी पर लगाया जाएगा ताकि हम उस बॉडी में न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सके। तो ब्लॉक के फ्रेम से ब्लॉक पर लगने वाले 3 फोर्सेस mg, 1.25 mg और अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड एक स्यूडो फोर्स MAC डैश होगा। लेकिन चूंकि हमने इस डायग्राम को बोर्ड में ही प्रेजेंट किया है तो आप इस केस में ये समझ लें कि वो जो फोर्स मैं स्यूडो के नाम से यहां पर बोल रहा हूं वो इस तरह से MAC डैश आउटवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी जो पिक्चर बन रहा है वो कुछ इस तरह का है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पिक्चर वही है जो आपने थोड़ी देर पहले उस कंडीशन के लिए बनाया है जिसमें ऑब्जर्वर की तरफ ब्लॉक मूव कर गया था एक्सेलरेटेड मोशन के समय पे। तो अगर ये पिक्चर और ये पिक्चर बिल्कुल सेम है तो क्लियरली बिना कैलकुलेट किए हम ये कह सकते हैं कि AC डैश का जो वैल्यू आएगा वो 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। आप समझ सकते हैं कि इस पिक्चर और इस पिक्चर में कोई फर्क नहीं है, केवल इन पिक्चर्स के बनने वाले प्लेन में फर्क है। जो पहला पिक्चर बना है वो कैरेज के मोशन पर बनाए हुए प्लेन पर है, जबकि दूसरा पिक्चर कैरेज के मोशन के परपेंडिकुलर बनाए गए प्लेन पर है। जब कैरेज मुड़ा तो उस समय जो ब्लॉक शिफ्ट हुआ वो लेफ्ट में था, तो जो कैरेज का प्रीवियस डायरेक्शन था उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर मैं प्लेन बनाऊं तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन पर शिफ्ट हुआ है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक। सो अगर ये दोनों पिक्चर सेम है तो मैं AC डैश को बिना कैलकुलेट किए 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मान ले रहा हूं। आप इस कैलकुलेशन से ही इसको समझ लें। अब इतने एक्सेलरेशन से अगर ये ब्लॉक टर्न हुआ है और इंफॉर्मेशन है कि 1.25 mg का रीडिंग आया है और 25.12 सेकेंड्स तक ये मोशन चला है, तो यहां पर ध्यान दें अगर ये ब्लॉक कैरेज के मूव करने पर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, मोशन के परपेंडिकुलर शिफ्ट हुआ है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि कैरेज ने अपने मोशन में किसी भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को यूज नहीं किया है। यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर कैरेज टर्न के लिए रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन जिसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है के अलावा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी इस्तेमाल कर रहा होता तो आज ये ब्लॉक इस जर्नी के लिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट ना होके लेफ्ट के अलावा थोड़ा सा बैकवर्ड भी शिफ्ट हुआ होता और रिजल्टेंट फॉर्म में ये लेफ्ट डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के बीच में कहीं पर टर्न हुआ होता। लेकिन जैसा प्रॉब्लम में दिया है थर्ड पार्ट में कि 25.12 सेकेंड तक ये ब्लॉक मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेफ्टवर्ड शिफ्ट रहा, तो इससे क्लियर हो जाता है कि मोशन की डायरेक्शन में किसी प्रकार का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तीसरे स्टेप में इस कैरेज ने अवेल नहीं किया है। केवल सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही यहां पर यूज हुआ है जिसके कारण ये ब्लॉक जो है अपनी वर्टिकल डायरेक्शन से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। सो अब सबसे पहले इस एक्सेलरेशन की वैल्यू से मैं कैलकुलेट कर लेना चाहूंगा कि अगर कैरेज एक सर्कुलर पाथ पे टर्न होने का प्लान कर रहा है थर्ड स्टेप में तो उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है। सो आइए एक बार रेडियस को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कैरेज इस पॉइंट B से C तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, तो C पर भी मैं उसकी वेलोसिटी को 30 मीटर पर सेकेंड यूज करूंगा। और चूंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी प्रकार का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैरेज ने यूज नहीं किया है, अगर मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करूं तो हम AC डैश इक्वल टू V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला यूज करके रेडियस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक बार आप पहले इसकी रेडियस को देख लें, ये वैल्यू क्या आती है एक बार समझ लें। ये आ जाएगी 30 इंटू 30। मैंने R को शिफ्ट करके AC डैश को डिनोमिनेटर पे लेके उनकी वैल्यू अप्लाई करना शुरू कर दिया है, आप ध्यान देते रहें। और AC डैश का वैल्यू 7.5। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 4 इंटू 30 यानी 120 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि जिस रेडियस के पाथ पे अब ये कैरेज राइट डायरेक्शन में टर्न होने वाला है उस पाथ का रेडियस 120 मीटर है। 120 मीटर के पाथ में ये टर्न होने वाला है।
एक बात और यहां पर समझते हैं कि अगर 120 मीटर के पाथ पे ये टर्न होने वाला है और 30 मीटर पर सेकंड से ये ट्रेवल कर रहा है, तो इस t3 टाइम 25.12 सेकंड में ये कितना ट्रेवल कर लेगा? ये कितना ट्रेवल कर लेगा? आइए एक बार इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता लगा लेते हैं 25.12 सेकंड में। तो वो जो थर्ड पार्ट में ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो आ जाएगी d इक्वल टू वेलोसिटी जो कि 30 मीटर पर सेकंड है इनटू टाइम जो कि 25.12 सेकंड्स है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो एक बार आप देख लें क्या बनेगा। ये बनेगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 and 7। इट इज 753.60 मीटर। नाउ अगर मैं जानना चाहूं कि ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है ये उस सर्किल का कितना पार्ट है, मेरी बात पे ध्यान दें। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो सर्किल इसने राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होके बनाया है, ये लेंथ ट्रेवल करने तक ये उस सर्किल का कितना फ्रैक्शन कवर कर लेगा। तो इसके लिए पहले मैं उस सर्किल का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर लेता हूं, फिर उसके सरकमफ्रेंस के बेस पे हम ये पता लगा लेंगे कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने तक वो सर्किल के कितने फ्रैक्शन को कवर कर लेगा। सो सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस आएगा 2 पाई r और वैल्यूज पुट करने पर ये बन जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 120 मीटर। और अब मैं इसे सॉल्व कर लूं एक बार, उसके बाद हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ये बन जाएगा 6.28 इंटू 120 और फाइनली ये हो जाएगा 12 8 96 33 75, यानी ये टोटल आ गया 753.6 नॉट मीटर। ओके, तो आप देखें गौर से कि जितना सरकमफ्रेंस है इस सर्किल का अगले 25.12 सेकेंड्स में इस कैरेज ने उतना ही एग्जैक्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो हमें उस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात क्लियर दिखाई दे रही है कि पूरे एक कंप्लीट सर्किल को कवर कर लिया है इस कैरेज ने अगले 25.12 सेकेंड्स तक। तो एक कंप्लीट सर्किल बनाया। एक बार आप देख लें किस तरह का पाथ बनेगा। ये कंप्लीट एक सर्किल बनाएगा और सर्किल बनाता हुआ वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। यानी तीसरे स्टेप में, प्रोसेस के तीसरे स्टेप में इस पार्टिकल ने सी पॉइंट से स्टार्ट करके एक सर्किल कंप्लीट किया है अपने मोशन की राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होकर, और उस सर्किल को कंप्लीट करने के बाद वो उसी पॉइंट पर वापस लौट आया है। ये बात हम इस जानकारी के आधार पर कह रहे हैं कि जो वैल्यू सरकमफ्रेंस की है वही वैल्यू इसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस की भी है। अब तीसरे स्टेप के बाद अगर हम चौथे स्टेप की बात करें तो 4 सेकेंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड 1.25 mg। इसका अर्थ है कि एक सर्किल कंप्लीट करने के बाद जब ये सी पॉइंट पे वापस आया तो क्या क्या जानकारियां हमें सी पॉइंट के बारे में अभी भी पता होंगी, उनको सुने। इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होगी। इसका जो फेसिंग डायरेक्शन है एक बार फिर से कैरेज के इनिशियल मोशन डायरेक्शन की तरफ ही हो गया होगा। और तीसरी जानकारी जो ये दे रहा है टर्म जो इसको पढ़ के पता लग रही है वो क्या है, ध्यान से सुने कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी अगले 4 सेकंड तक जब ये कैरेज मूव करता है तो जो ब्लॉक हैंग हुआ है स्प्रिंग से वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करता है। यानी इस बार जो ब्लॉक हैंग है वो ऑब्जर्वर से अवे यानी कैरेज के डायरेक्शन में मूव कर जाता है। और जो वेट एक्सपीरियंस होता है बैलेंस को, जो बैलेंस रीडिंग देता है वो अभी फिर से 1.25 mg है। सो इसका क्लियर अर्थ है कि इस चौथे स्टेप के लिए भी अगर एक डायग्राम क्रिएट किया जाए तो कुछ इस तरह का ही डायग्राम बनेगा। बस ये डायग्राम इस परपेंडिकुलर प्लेन में ना होके कैरेज के मोशन के डायरेक्शन में बनाए गए प्लेन पर होगा। इस बार भी ब्लॉक मोशन की डायरेक्शन में ही शिफ्ट हो गया है। सो अगर इस डायग्राम के बेस पे इस 4th स्टेप के लिए रिटार्डेशन की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो वो वैल्यू भी आप समझ सकते हैं 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी। यहां पर ध्यान दें कि ब्लॉक इस बार भी mg वेट वाला है और वेट जो एक्सपीरियंस बैलेंस कर रहा है वो 1.25 mg है। और चूंकि इस बार ब्लॉक कैरेज के मोशन के अलोंग शिफ्ट हुआ है तो इस केस में रिटार्डेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। और हम जानते हैं कि अगर कैरेज रिटार्डेड है तो रिटार्डेशन के केस में
लगने वाला स्यूडो फोर्स मोशन की डायरेक्शन में होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो स्यूडो फोर्स होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लेकिन चूंकि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन की निगेटिव वैल्यू है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव वैल्यू के साथ लग रहा है। यानी पहले केस में जब कैरेज एक्सेलरेटेड था तो आप रिटार्डेशन को बैकवर्ड डायरेक्शन में m इंटू ए सी कह के लगा रहे थे। अभी भी आप मान लीजिए आप उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं एम ए सी डैश कह के, लेकिन इस बार ये ए सी डैश नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये बात आप डायरेक्ट अपने माइंड में सेट कर लें कि रिटार्डेशन के केस में स्यूडो फोर्सेस का डायरेक्शन उस फ्रेम से मोशन के अलोंग लगना चाहिए। ऐसा कह के हम अपने पुराने रूल को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए इस तरीके का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। सो इसी डायग्राम को देख करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस केस में भी रिटार्डेशन का वैल्यू 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी अब 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन से सी पॉइंट से आगे बढ़ना शुरू करेगा ये कैरेज। तो अगले 4 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल कर लेगा, एक बार इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन चूंकि हम कुछ कैलकुलेशंस पहले कर चुके हैं और वो कैलकुलेशन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक बार आप पुराने किए हुए कैलकुलेशंस पे डिस्कस कर लें। सबसे पहले स्टेप में आपने एक रेस्ट में रखे हुए कैरेज को 4 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक पहुंचाया था, और अब इस स्टेप में आप 30 मीटर पर सेकंड से कैरेज को स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जैक्टली 4 सेकंड तक ही उसे मूव करवा रहे हैं। दूसरी बात पे ध्यान दें कि जब पहले स्टेप में आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैरेज को मूव करा रहे थे तो उस स्टेज में एक्सेलरेशन का वैल्यू 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और जब आप इस लास्ट स्टेप में सी से फाइनल पॉइंट तक कैरेज को मूव करा रहे हैं तो रिटार्डेशन का वैल्यू 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। यानी कि मैं बताना चाहता हूं कि पहले स्टेप में एक्सेलरेशन की वैल्यू लास्ट स्टेप के रिटार्डेशन के इक्वल है, और पहले स्टेप में जर्नी का जो टाइम था वही लास्ट स्टेप में भी जर्नी का टाइम है। तो क्लियरली अगर पहले स्टेप में जर्नी का टाइम और एक्सेलरेशन लास्ट स्टेप में जर्नी के टाइम और एक्सेलरेशन की वैल्यू के इक्वल है, और दोनों ही स्थितियों में किसी एक टर्मिनल पर वेलोसिटी की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड है, तो क्लियरली इस फर्स्ट स्टेप के रिवर्स के रूप में अगर हम लास्ट स्टेप को समझें तो बिना किसी कैलकुलेशन के हम ये कह सकते हैं कि लास्ट स्टेप में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी सी से डी तक वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी फर्स्ट स्टेप में ट्रेवल हुई थी। एक बार फिर से समझे कि आपने इस स्टेप में वेलोसिटी को 0 से 30 मीटर पर सेकंड तक चेंज किया था इस एक्सेलरेशन के साथ। तो इस केस को अगर आप रिवर्स में समझ लें तो जब एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम है, इस मोशन को रिवर्स में देखने पर, डी से सी की तरफ देखने पर, ये रिटार्डेशन आपको एक्सेलरेशन नजर आएगा। सो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन सेम है, ये इनिशियल वेलोसिटी इस इनिशियल वेलोसिटी के सिमिलर हो जाएगी फाइनली, फाइनल वेलोसिटी दोनों की बिल्कुल सेम है, और टाइम ड्यूरेशन इसके लिए भी 4 सेकंड है और इसके लिए भी 4 सेकंड है। सो बिना कैलकुलेशन के हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस 60 मीटर ही होना चाहिए। सो इस प्रोसेस के कंप्लीटेशन पर चौथा स्टेप कंप्लीट करने के बाद ये जो कैरेज है ये डी पॉइंट तक पहुंचेगा, और ए से डी तक इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट डी होगा। अब क्वेश्चंस क्या एसोसिएटेड है, क्या क्वेश्चन लिंक है इस थीम से, जरा एक बार उनको समझे। क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं एक बार हम उन पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं इस जर्नी का जो एक पार्ट यहां पर लिखा होने की वजह से बना नहीं पा रहा था उसे कंप्लीट कर दूं, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। सी पॉइंट पर कैरेज 25.12 सेकंड्स तक एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था। सो उस पार्ट को भी मैं यहां पर शो कर देता हूं, यानी कि ये जो पूरी जर्नी थी इसका पिक्चर एक बार आप ध्यान से समझ लें। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक्सेलरेटेड मोशन, बी से सी तक कांस्टेंट स्पीड से चला, फिर एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ सी पर लौट आया, और लास्ट में रिटार्डेड मोशन करता हुआ सी से डी तक ट्रेवल किया। और चूंकि लास्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट की इमेज है तो उतने ही मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लास्ट पार्ट में भी, और फाइनली रेस्ट में आ जाएगा।
अब क्वेश्चन क्या है एक बार समझें। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो अटैच है इस कंप्रीहेंशन से वो है पोजीशन ऑफ द कैरेज रिलेटिव टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो क्लियरली अब कंप्रीहेंशन की प्रॉब्लम करना आसान होगा क्योंकि क्वेश्चन पर फुल डिस्कशन हम कर चुके हैं। सो जो फाइनल पोजीशन है कैरेज की इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो होगी 60 प्लस 90 प्लस 60, यानी कि ये टोटल हो गया 210 मीटर। सो 210 मीटर डिस्टेंस पे फाइनली कैरेज होगा इनिशियल पोजीशन के रिलेटिव। सेकंड क्वेश्चन जो अटैच है कंप्रीहेंशन से वो है वेलोसिटी ऑफ द कैरेज एट द एंड इज। एंड में कैरेज की वेलोसिटी बताइए। तो क्लियरली चूंकि लास्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट सिमिलर है, तो अगर पहले पार्ट में 7.5 एक्सेलरेशन से 4 सेकंड में स्पीड 0 से 30 हो सकती है, तो उसी रिटार्डेशन के साथ 4 सेकंड यूज करने पर 30 से 0 ही होगी। सो फाइनल स्पीड जो आएगी कैरेज की इस प्रोसेस के एंड में वो 0 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात पे और डिस्कस करें जो इस प्रॉब्लम के स्टार्ट में मैंने आपसे कही थी कि आप एसी का वैल्यू ग्राउंड फ्रेम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आपको ब्लॉक के फ्रेम से देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लॉक के फ्रेम से हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि ब्लॉक के फ्रेम से सॉल्व करना आसान होता है। ब्लॉक के फ्रेम से हम इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते, यानी कि अगर हम एसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ग्राउंड फ्रेम का यूज करते या हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे होता, तो जो पिक्चर बनती है एक बार उसको समझें क्या होती है वो पिक्चर। ये ब्लॉक फिर मैंने हैंग कर दिया है और जो रियल फोर्सेस इस पर लग रहे थे वो मैं अप्लाई कर रहा हूं। 1.25 mg एक फोर्स था और mg इस सिस्टम पे लगने वाला दूसरा फोर्स था। और चूंकि एक्सेलरेटेड मोशन में ब्लॉक मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, तो क्लियरली एसी का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब यहां ध्यान दें कि अगर ये ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम कैरेज के अंदर रखा हुआ है, तो जिस एक्सेलरेशन से कैरेज मूव कर रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक भी मूव करता नजर आएगा ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर को। सो ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली जब इसके डायनेमिक्स को सॉल्व किया जाएगा तो 1.25 mg के कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे जो कि होंगे 1.25 mg cos थीटा और 1.25 mg sin थीटा। और अब कंपोनेंट बनाने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में इसके इक्विलिब्रियम के लिए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक के मोशन के लिए ग्राउंड फ्रेम से जो इक्वेशन आप डेवलप करेंगे वो क्या होंगी सुने। 1.25 mg cos थीटा इक्वल टू mg इक्विलिब्रियम के लिए, और ये आपने cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है 1/1.25 जिसे हम 4/5 कह सकते हैं। और cos थीटा की इस वैल्यू से आप sin थीटा की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट करना जानते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इट इज 3/5। और sin थीटा की वैल्यू आने के बाद अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके मोशन की इक्वेशन बनाऊं तो 1.25 mg sin थीटा इक्वल टू mac, और सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 1.25 g इंटू sin थीटा 3/5 है इक्वल टू ac। 1.25 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 3/4 g इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस तरीके से आप ग्राउंड फ्रेम से भी इस एसी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में। सो आपका चॉइस है कि आप ब्लॉक के फ्रेम पे बैठ के इक्विलिब्रियम के पॉइंट से इसको सॉल्व करना चाहते हैं या ग्राउंड फ्रेम से इस प्रॉब्लम को एक डायनेमिक्स की प्रॉब्लम बना के सॉल्व करना चाहते हैं। थैंक यू।